अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की बात करें तो भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो कायम रहा और जिस तरीके से बातचीत की टेबल पर आने के बावजूद चीन अपनी सेनाएं और युद्धक सामग्री बढ़ाता रहा, भारत ने भी उसका जवाब दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चीन की जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं वो साफ दर्शाती हैं कि वो क्या है, कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। हमारे रक्षा मंत्री रूस होकर आए और वहाँ पर जिस तरीके से हमने जो रक्षा अनुबंध किए हैं रूस के साथ, उनकी सप्लाई जो है भारत को जल्द से जल्द देने की उन्होंने आग्रह किया है और वो ऐसा रूस ने माना भी है कि जल्द से जल्द सप्लाई करेंगे। सेना अध्यक्ष हमारे लद्दाख जाकर आए, वहाँ पर जो उनकी वहाँ पर लद्दाख में खासतौर पर LAC पर जो हमारी ग्राउंड सिचुएशन है, जो ज़मीनी हालात हैं, उनका जायजा लिया है उन्होंने। और इसके अलावा अगर हम देखें राजनीतिक रूप से तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी रही। मुद्दा चीन का भी था। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह रोज रोज सिर्फ एक ही बात कहते हैं ट्विटर पर कि भारतीय क्षेत्र में चीन ने अतिक्रमण कर लिया है, भारतीय सीमा में कब्जा कर लिया है, वो बताइए कि आप इससे कब चीन से मुक्त कराएंगे। सरकार बार बार कह रही है कि ऐसा कोई घुसपैठ नहीं हुई है और कोई भी हमारी पोस्ट चीन के पास नहीं है, हमारा सब जो एरिया है वो पूरी तरह चीन के प्रभाव से मुक्त है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जिस तरीके का वाद विवाद हुआ उसको थोड़ा सा अलग रूप देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको किस तरह से प्रधानमंत्री राहत कोष से धन दिया गया, चीनी दूतावास से उसको फंडिंग हुई, इस पर लेकर जवाब मांग लिया है बीजेपी ने कांग्रेस से। वहीं अगर हम देखें जो कोरोना वायरस का संक्रमण के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बीच में दिल्ली में कुछ जिस तरीके से अमित शाह ने कमान संभाली उसके बाद से दिल्ली में हालात कुछ काबू में आए हैं। हालांकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में बेडों की कमी पड़ गई थी, जो चिकित्सा उपकरण हैं उनकी कमी पड़ गई थी, उस मामले में थोड़ा सा हालात संभले हैं। और अगर हम देखें राष्ट्रव्यापी स्तर पर तो अब कुछ ही राज्य रह गए हैं जहाँ की संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है और हमारी जो ठीक होने की दर है हमारे देश में आप देखिए 58% से ऊपर, जो कि अपने आप में बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हैं, उनको एक बड़ी राहत तब मिली जब CBSE ने ये फैसला किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षाएं जो बाकी थी अभी, जो जिन विषयों में नहीं हुई थी वो रद्द कर दी गई हैं। एक जो मार्किंग की एक नई स्कीम निकाली है उसके आधार पर उन सबको मार्क्स दिए जाएंगे जैसा उनका अन्य विषयों में प्रदर्शन रहा है छात्रों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेपाल से संबंधों की बात हो, भूटान को लेकर अफवाह उड़ गई कि भूटान ने असम का पानी रोक दिया है, लेकिन भूटान ने भी खबर को खारिज किया, असम ने भी खबर को खारिज किया। लॉकडाउन को लेकर अफवाहें उड़ती रही कि लॉकडाउन लगने वाला है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार ने इसका खंडन किया। कुछ राज्यों ने जरूर अपने स्तर पर अपनी जरूरतों के हिसाब से लॉकडाउन लगाए हैं, बढ़ाए हैं। कांग्रेस में इस बात को लेकर चर्चा रही कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद पर लाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो इसके अभी इसको नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष पद संभालें, कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति संभाले। लेकिन आसार ऐसे ही लगते हैं कि ये जो पोस्ट है गांधी परिवार के साथ पास ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तर प्रदेश में बड़ी एक रोजगार योजना का शुभारंभ किया और खासतौर पर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकट को अवसर में बदल दिया है उससे सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ की अलग अलग घटनाएं नहीं, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें ये सप्ताह भारत और चीन के जो संबंध हैं उनको लेकर केंद्रित रहा। तनाव थोड़ा बढ़ा रहा, लेकिन भारतवासियों ने जिस तरह से अब चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने का समय है। फिलहाल हम देखते हैं हमारे दर्शकों ने क्या सवाल भेजे हैं, उनका उत्तर देते हैं और इस सप्ताह की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाती है ये उसका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन एक चीज साफ तौर पर दिख रही है कि ये जो अंदरूनी मामला है ये कुछ घरेलू मामला भी है। दरअसल आप देखिए कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, कांग्रेस की वापस से बुरी हार हुई थी 2014 के ठीक बाद। अब 2019 में भी जब बहुत बुरी हार हुई थी उसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
और ये भी कहा था कि अब जो नया अध्यक्ष बनना चाहिए वो गैर गांधी परिवार का होना चाहिए, लेकिन गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता। अगर हम देखें कांग्रेस की स्थितियों को, वहाँ पार्टी में जो इस समय नेता हैं उनकी स्थितियों को देखें तो घूम फिरकर जो कमान है वो सोनिया गांधी के हाथ में आ गई। महीने डेढ़ महीने जरूर ये चला कि आप राहुल गांधी जी मान जाइए, लेकिन राहुल नहीं माने और सोनिया गांधी का कमान आ गई। अब इस तरह की रिपोर्टें हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनको फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये अगर होता है तो देखिए राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए अगर हम देखें तुरंत के माहौल में तो ये ठीक नहीं होगा। और ठीक ऐसे नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे चाहिए कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति बने। और अगर कोई बनता है तो राहुल गांधी पर फिर से सवाल उठेंगे कि आपने कहा कुछ था, हुआ कुछ। लेकिन अगर आप देखें कांग्रेस में हो क्या रहा है, कांग्रेस में अभी हाल ही में जो इस सप्ताह कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई उसमें जिस तरीके से स्वर बुलंद किए गए राहुल को पार्टी की कमान सौंपने के, उसका नेतृत्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, जो कि पार्टी के संगठन महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पे भी रह चुके हैं। जो राजीव सातव हैं, वरिष्ठ नेता हैं और युवा नेता भी हैं पार्टी के। ऐसे ही बहुत सारे नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए। हालांकि राहुल गांधी अभी इसके अनिच्छुक दिख रहे हैं, लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि राहुल को फिर से प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो चुकी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी ये जब से कोरोना वायरस और बाकी सब चीज़ें चालू हुई हैं, उससे ठीक पहले रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी और वो जो रैली था उसका जनाक्रोश रैली नाम दिया गया था। और इस रैली में जो कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था और अर्थनीति जो मोदी सरकार की है उस मुद्दों पर घेरने के लिए ये एक रामलीला मैदान में रैली की थी। लेकिन इस रैली में आप देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी को फिर से आगे बढ़ाने के लिए ही वो रैली आयोजित की गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने पार्टी की मेहनत पर सारा पानी फेर दिया था। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था और देश में मंदी को लेकर जो कांग्रेस ने ये रैली आयोजित की थी उसमें राहुल गांधी ने यह कहकर कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये कह के सारा का सारा जो बहस का जो मुद्दा है वो सावरकर पर केंद्रित कर दिया था। तो अर्थनीति से चर्चा हटकर सावरकर पर केंद्रित हो गई थी। तो कांग्रेस में ऐसा बहुत समय से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह अपनी पार्टी के किए कराए पर पानी फेर देते हैं, उसमें क्या राहुल गांधी का फिर से अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए हितकर होगा। लेकिन दरअसल कांग्रेस में अगर आप देखें तो लड़ाई इसी चीज की है। कांग्रेस में जो एक सोनिया गांधी का ग्रुप है जिसमें कि बहुत वरिष्ठ नेता है और एक राहुल गांधी का ग्रुप है जिसमें कि युवा नेता हैं, जो कि वरिष्ठ नेताओं का जो मत है उससे बिल्कुल विमत रखते हैं। वो नहीं चाहते कि पार्टी पुराने ढर्रे पर चले, वो नई दिशा चाहते हैं। नई दिशा में चलाने की पार्टी को समय दिया गया वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, लेकिन नई दिशा में पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो नतीजे थे वो राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण नहीं। वो मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि जो वहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ नाराजगी थी और वहां पर देखिए कांटे का मुकाबला था, कोई कांग्रेस बहुत बड़ी विजय हासिल नहीं करी थी। छत्तीसगढ़ में जरूर मामला एक तरफा था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन 15 साल के जो शासन था उससे लोग उबे भी थे, ऐसा डॉक्टर रमन सिंह ने जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने खुद माना है। राजस्थान में एक बार जनता बीजेपी को मौका देती है, एक बार कांग्रेस को मौका देती है, तो उसके लिए आप राहुल गांधी के सर पर सेहरा नहीं बांध सकते जीत का। तो ये सब मौके ऐसे हैं और ऐसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं, खासतौर पर जब मीडिया के साथ उनकी अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं तो ये बातें निकल कर आती हैं कि कैसे दो गुट बने हुए हैं और दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता का ही परिणाम है कि अब तक अंतरिम अध्यक्ष से काम चलाना पड़ रहा है। आप देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह हाल हो गया है कि वो उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने के लिए अभी तक जो निर्वाचन प्रक्रिया वो शुरू नहीं कर पाई है। और ऐसे में देखिए जब पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है वो देखता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन ही नहीं हो पा रहा है, सिर्फ गांधी परिवार से बाहर जाकर कोई पार्टी सोच नहीं सकती है, तो इसलिए ये सब चीजें जो उनका भी हौसला गिरता है। और अगर हम देखें अभी वर्तमान में जिस तरह से देखें तो राहुल गांधी जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, सर्वाधिक हमले कर रहे हैं, रोज हमले कर रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं कितना सक्रिय हूं, आप सब चुप हैं। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐसे मुद्दे उठे भी कि और प्रियंका गांधी की तरफ से उठाए गए। इस तरह की मीडिया रिपोर्टें हैं कि प्रियंका गांधी ने बोला कि आप लोग डरते हैं, आप सिर्फ मोदी जी से सिर्फ यही लोग राहुल गांधी भिड़ रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, आप लोग कुछ ट्वीट नहीं करते हैं, कोई बयान नहीं देते हैं। तो ये सब मुद्दा दिखाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक टक्कर का नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन देखिए पार्टी प्रयास करे, कुछ भी करे, लेकिन जनता तय करती है कि कौन किससे
टकराएगा और कौन किसकी टक्कर का है और किसको क्या परिणाम देने हैं, और उसके लिए आपको काम करके दिखाना भी चाहिए। अब राहुल गांधी ने ठीक है अध्यक्ष बनना है, उनकी ख्वाहिश है या नहीं ख्वाहिश है ये वही जाने, लेकिन जिस तरीके से चीन के मुद्दे पर निशाना साधना शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी पर, सरकार पर, उसके सकारात्मक संकेत नहीं जा रहे हैं। देखिए जो जनता है वो अपनी प्रतिक्रिया सिर्फ चुनाव में व्यक्त करती थी पहले, लेकिन अब तो सोशल मीडिया ऐसा सशक्त माध्यम हो गया है कि हर पल हर घंटे हर दिन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। और आप देखिए प्रतिक्रियाओं पर जरा एक बार नजर डालिए, ठीक है, वो जो स्पॉन्सर्ड जो चीजें चलती हैं ट्विटर पर कि या अन्य सोशल मीडिया पर कि आपको कुछ न किसी विषय को ट्रेंड करा दिया जाता है, उसको अगर आप हट दें एक साइड में रखें तो आप देखिए कि जो आम जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है। आम जनता यही चाह रही है कि इस समय सरकार का साथ दिया जाए, सरकार और सेना जो कह रही है जो कर रही है और ये मानकर चलिए कि देश हित में कर रही हैं। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं उसको एक तरफ रख के जरा एक सर्वेक्षण के नतीजे आपको बताना चाहेंगे। हाल ही में सर्वेक्षण हुआ है, उसमें बताया गया है कि 74% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से सही तरीके से निपट रहे हैं और उसका इलाज करने में वो सक्षम है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है इस दौरान। तो आप मानकर चलिए कि सिर्फ आलोचना कर देना ही काफी नहीं है, किसी पर आरोप लगाकर भाग जाना ही काफी नहीं है, आपको सारे तथ्य देने चाहिए। और तथ्य आप जो निकाल रहे हैं वो आपकी विपरीत ही जा रहे हैं। आपने कहा कि चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है, सेना उसको मना कर रही है, प्रधानमंत्री उसको मना कर रहे हैं और चीनी सेना ने कब्जा किया है, ये बात आ गई है 1962 में चली गई है। उसके बाद किस तरह से अक्साई चीन भारत के हाथ से चला गया। तो ऐसे मुद्दे हैं कई सारे जो सवाल अगर कांग्रेस उठाती है तो खुद भी सवालों से घिर जाती है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार करना शुरू किया है जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको लेकर, तो अब ये जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको दिया गया पैसा या जो चीनी दूतावास से जो फंड है इनको मिला कांग्रेस के इस संगठन को फाउंडेशन को गया, तो ये सब दिखाता है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। और बीजेपी का जो ये आरोप है कि एक परिवार की आय छीन गई है, उसको लगता है कि सत्ता उसी की बपौती है, कोई और आ गया है उस सत्ता को संभाल रहा है, तो उससे वो पच नहीं रहा है, सहज नहीं हो पा रही है पार्टी। इसमें कहीं ना कहीं सत्यता दिखती है। जिस तरीके के आप देखिए कि जिस तरीके से बयान पूरा परिवार खासतौर पे गांधी परिवार जारी करता है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार उनके जो बयान होते हैं आप जरा उनके बयानों पर गौर कीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नियमित रूप से वो इस्तेमाल करते हैं और कोई भी बयान जारी करें तो बिल्कुल आपने देशद्रोह कर दिया है, आपने कुछ भी जो चीन को लेकर विश्वासघात किया है देश के साथ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप अगर बयान उठाकर देखेंगे तो लगातार वो शब्दों की जो कड़ी है वो लगातार हर बयान में आपको नजर आएगी। तो ये दिखाता है कि आपके मन के अंदर द्वेष है, आप जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस समय राष्ट्र नीति की जरूरत है। सरकार के साथ आप मोदी सरकार के साथ मत खड़े होइए, आप ये समझिए कि आप भारत सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं। आलोचना, आपकी आलोचना चीन में ज्यादा छप रही है, जो दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने प्रयास किया था सर्वदलीय बैठक में सबको साथ लाने का, आप देखिए कि किस तरीके से सारे के सारे दल सरकार के साथ खड़े हुए। आप क्यों अलग रुख अपना रहे हैं? क्या एक कांग्रेस को एक चीज और समझनी चाहिए कि पूरा विपक्ष कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस उसका एक छोटा सा भाग है। कांग्रेस ठीक है संसद में, लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है, राज्यसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन देश में वही मुख्य विपक्षी पार्टी है ऐसा नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग समीकरण है, अलग अलग मुख्य विपक्षी दल हैं। तो कांग्रेस इनकी नेता बनने का प्रयास तो करे। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस उनकी नेता नहीं है। आपने अपना एक संगठन बना लिया है यूपीए, लेकिन यूपीए में सारे क्षेत्रीय दल नहीं है, सारे विपक्षी दल नहीं है। ये दर्शाना कि हम ही मुख्य विपक्षी दल हैं, हम मुख्य विपक्ष हैं, देश के मुख्य विपक्ष की जो देश का विपक्ष है उसकी आवाज हम ही हैं। इस गुमान से भी कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए, सच्चाई को देखना चाहिए। राहुल गांधी अध्यक्ष बने ना बने ये उनका अपना मामला है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का अगर पिछला कार्यकाल देखें अध्यक्ष पद पर, तो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को चलाया, पार्टी को चलाने से ज्यादा उनकी जो रुचि थी वो प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक की थी और आज भी उसी वो रुख को जारी रखे हुए हैं। उस समय उन्होंने चौकीदार चोर है, रफाइल यही सब चलाया और आज वो सिर्फ चीन, लॉकडाउन, कोरोना वायरस कर रहे हैं। तो उनकी जो नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से अगर कहें तो नरेंद्र मोदी से उनकी जो मन में जो विद्वेष है इस परिवार में नरेंद्र मोदी के प्रति, वो दर्शाता है कि ये थोड़ा सा अगर उनको थोड़ा सा बख्श दें नरेंद्र मोदी को और बाकी सब मुद्दों पर ध्यान रखें। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई
इस समय बढ़ रखी है। पेट्रोल डीजल की जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसको लोगों ने सराहा कि क्योंकि वो लोग परेशान है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। ऐसे बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस जनता की आवाज़ बन सकती है, लेकिन सिर्फ आप नरेंद्र मोदी पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आपने गुजरात में भी परिणाम देख लिया, आपने केंद्र में भी 2014 में भी देखे, 2019 में भी देखा आपने, और 2024 में भी ऐसे ही परिणाम देखेंगे अगर इसी तरीके से आप चलते रहे। तो देखना होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ठीक है, भले ही मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है या खाली विपक्ष की पार्टी है, वो एक अलग हम बात रख सकते हैं कि ठीक है आंकड़ों के लिहाज से वो कहाँ पे ठहरती है, लेकिन क्योंकि विदेश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, बड़े बड़े नेता रहे हैं इस पार्टी से, तो इस पार्टी को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तो चुनना चाहिए। और ये अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन ले गांधी परिवार से बाहर का, तो ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि होगी। और यही अगर हम देखें तो राहुल गांधी के हित में होगा, सोनिया गांधी के हित में होगा, प्रियंका गांधी के हित में होगा। लेकिन अब कांग्रेस के जो नेता है वो गांधी परिवार से बाहर की बात सोचते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों पता चलेगा। और लगता नहीं ऐसा कि गांधी परिवार से बाहर कुर्सी जाएगी। फिलहाल देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, देश में दोबारा लॉकडाउन लगने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। अब ये सही है, आपका ये कहना सही है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, 5 लाख को पार कर चुके हैं। और आप देखें तो जो दुनिया में अगर हम मौतों के मामले में हम विश्व में 8वें नंबर पे पहुंच गए हैं, 3रे नंबर पे भारत आ सकता है। जो संक्रमण के मामलों में अगर हम देखें तो जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या की, लेकिन आप देखिए कि जिस तेजी के साथ भारत ने जांच का दायरा बढ़ाया है, लैबों की संख्या बढ़ाई है, उसको देखते हुए ये निश्चित था कि संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। और संक्रमितों की संख्या को बढ़ने को आप थोड़ा सकारात्मक रूप में लीजिए। जितनी जांच होगी उतने लोग पता चलेगा कि संक्रमित हैं या नहीं, जो संक्रमित हैं उनका समय पर इलाज हो सकेगा। और ऐसे बहुत सारे देखिए आपके सामने जो मामले आए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है इनको कोरोना वायरस है, और वो अपने जो सामान्य दिनचर्या है उसमें जी रहे हैं और कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में जब ऐसे लोगों की पहचान होगी जिनमें कोई लक्षण नहीं है, तो आप सोचिए कि उनका समय पर इलाज हो सकेगा और उनसे जो वायरस फैलता उसको रोका जा सकेगा। अब जो संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिस तरीके से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाया है, उसको देखते हुए इस तरह की अफवाहें होने की लॉकडाउन पूरे देश में फिर से लग सकता है, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि अब अनलॉक 2 की ओर बढ़ने का समय है और लॉकडाउन लगने की अफवाहों से बचना चाहिए, अफवाहों में नहीं आना चाहिए, ऐसा भी प्रधानमंत्री ने कहा है। और आप देखिए कि ठीक है, देखिए राज्यों की अपनी अलग अलग स्थितियां हैं, उसके हिसाब से राज्य क्या निर्णय लेते हैं अपने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की संभावना नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगा था उससे बड़ा मुश्किल से देश बाहर आया है। सरकारों के भी हाथ पैर फूल रहे थे कि हम कैसे वापस सब कुछ पटरी पर लाएं। अब जब सब कुछ पटरी पर आ गया तो सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी कि फिर से लॉकडाउन बढ़ जाए। और अब ये जब तय हो चला है, पूरी दुनिया में तय हो चला है कि कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, कोरोना वायरस तुरंत जाने वाला नहीं है। देश को या किसी राज्य को काफ़ी दिनों तक या अनंत काल तक लॉकडाउन करके रखा नहीं जा सकता है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लॉकडाउन खोलना जरूरी है, खुल चुका है, बहुत सारी चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। अब जैसे आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय किया, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो रात का कर्फ्यू है उसमें ढील दी जाएगी। जो वहाँ पे कलकत्ता मेट्रो है उसको शुरू करने की वो पक्षधर हैं। ऐसे ही असम में ये घोषणा की गई है कि रात का जो कर्फ्यू है वो बढ़ा दिया गया है, और जो गुवाहाटी है खासतौर पर, वहाँ पर 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें कि ना तो किराना दुकानें खुलेंगी, ना कोई दूध फल सब्जी की दुकानें खुलेंगी। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे लोगों तक चीज़ें पहुँचाए। और ऐसे ही देखिए तमिलनाडु में कह सकते हैं कि कुछ जिलों में वहाँ पर जहाँ पर वायरस के ज़्यादा मामले दिख रहे हैं, वहाँ पर सरकार ने कुछ लॉकडाउन या कुछ पाबंदियों की लगाने की घोषणा की है। पंजाब में कुछ इस तरीके की पाबंदियां हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से लगाई गई हैं। तो ये सारी जो कवायदें होती हैं ये स्थानीय स्तर पर संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए होती हैं, इसको आप देश व्यापी नहीं देख सकते। आप कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन लगा सकते हैं अगर मामले बढ़ते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कह दिया कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। और
जो कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, हम अर्थव्यवस्था को नहीं बंद कर सकते हैं। ऐसा ही अनेक राज्यों में देखने को मिला। और देखिए, लॉकडाउन लगाने की जो चेतावनी मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है, उसका एक जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि लोग समझ जाएं, जो एसओपीज हैं उसका पालन करें, नियमों का पालन करेंगे तभी बचे रहेंगे। कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी सिर्फ अभी 2 ही दवा है, मास्क है और 2 गज की दूरी। ये दोनों दवा आप लेते रहिए और आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करिए, आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। बचने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, तकनीकी माध्यम है, जिसको पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। और अगर हम देखें, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी तरीके सरकारें बता रही हैं, वो सब चीज़ें तो हैं ही। और वैक्सीन के लिए भी जो ट्रायल चल रहे हैं भारत में, बहुत आगे तक अब प्रक्रिया पहुंच गई है। जरूरत हो सकता है कि भारत से ही खुशखबरी पूरी दुनिया को मिले। अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो। और अगर हम बात करें लॉकडाउन से संबंधित मामलों की, तो आप देखिए कि जो हम पाबंदियों की बात कर रहे थे, पाबंदियों में अब रेलवे ने फैसला किया है कि 12 अगस्त तक जो सामान्य रेल सेवाएं हैं वो नहीं चलेंगी। यानी कि अभी जो स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं, जो स्पेशल राजधानी चल रही हैं, वही चलेंगी। उसके अलावा कोई ट्रेनें, नियमित जो सामान्य सेवाएं वो नहीं चलेंगी। डीजीसीए ने तय कर दिया है कि 15 जुलाई तक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी वो अब जारी रहेगी। पहले वो 30 जून तक थी, इसको बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। ऐसे ही कई सारी पाबंदियां हैं। अब अगर हम बात कर लें जैसे मेट्रो सेवाओं की शुरू होने की, तो उसके अभी हाल फिलहाल समय लग नहीं रहा है कि वो शुरू होंगी, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली, मुंबई में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं और एकदम से उछाल आया है, उसको देखते हुए ना तो दिल्ली की सरकार, ना मुंबई का जो प्रशासन है वो निर्णय ले सकता है कि मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जाए। क्योंकि आप यहाँ पर ऐसी ट्रेनों में खासतौर पर जो दैनिक यात्री जिसमें चलते हैं, जिसमें उनको एक निश्चित दूरी पर जाना होता है, निश्चित दूरी की ट्रेनें होती हैं, उसमें आप नहीं तय कर सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो जाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। और अभी दिल्ली एनसीआर में देखें तो कुछ जैसे अब आपको दिल्ली से नोएडा आना है तो सीमा पर कुछ पाबंदियां हैं। मेट्रो शुरू हो जाएगी तो उस पाबंदी को सुनिश्चित करा पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अभी शुरू होने का कोई उम्मीद नहीं है। स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करें तो ये साफ हो चला है, जिस तरह से सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की जो शेष परीक्षाएं थी, बोर्ड परीक्षाएं, उनको रद्द कर दिया गया है। या नीट से संबंधित जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, स्थगित की गई हैं, या जो अब यूजीसी की तरफ पर एक मांग की जा रही है, जो कॉलेजों की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजों की परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए। ऐसे हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि रद्द कर दी गई हैं। तो ऐसे जब कॉलेज की और स्कूलों की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको छोटा किया जा रहा है, लगभग बताया जा रहा है कि 30%, 35% तक पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखने में यही लगता है कि स्कूल कॉलेजेस भी 15 अगस्त के बाद या उसके बाद की जो स्थितियाँ होती हैं उसके आधार पर सरकारें निर्णय लेंगी कि इसको भी खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो ये अभी का जो अगर हम स्थिति देखें तो एक चीज़ ये हमको समझ लेनी चाहिए कि कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। आप सावधानी बरतिए, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनमें धीरे धीरे खुलने की उम्मीद है। एकदम से सब कुछ नहीं खुल जाएगा और एकदम से सब कुछ बंद भी नहीं हो जाएगा। अगर किसी एरिया में मामले अचानक से बढ़ते हैं तो स्थानीय स्तर पर फैसला सरकार या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ले सकता है। फिलहाल अगर हम देखें वर्तमान स्थितियों में तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये अगर कोई बचता नहीं विकल्प तो ये युद्ध हो भी सकता है, लेकिन ये बुद्ध का देश है। युद्ध से हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन बातचीत के जरिए मसले सुलझाने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, विश्व कल्याण की भावना रखता है। भले ही हमारा जो दुश्मन है हमारे बारे में अनर्गल बातें कहें, हमारे बारे में बुरा सोचे, लेकिन हम फिर भी उसके कल्याण की बात सोचते हैं, क्योंकि विश्व बंधुत्व ही भारत का एक मूल मंत्र है। अगर हम बात करें भारत चीन के जो इस समय विवाद चल रहा है, उसमें दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीन एक तरफ तो हमसे बात कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी जो सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है, युद्धक सामग्री भी बढ़ा रहा है। भारत भी पीछे नहीं है, भारत भी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, भारत भी जो युद्धक सामग्री बढ़ा रहा है वहाँ पर LAC के पास। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारे जो शुक्रवार को हमारे भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों ने अभ्यास किया है, वो दिखता है चीन हमको भी दिखाता कई बार अभ्यास करके, तो हमने भी अभ्यास करके दिखा दिया। चीन से किसी कीमत पर पीछे नहीं है हम। अगर तकनीक के मामले में बात हो, चाहे हमारी सैन्य शक्ति के मामले में बात हो, हम चीन से अगर हम आगे नहीं हैं तो हम उससे पीछे भी नहीं हैं।
बराबर की शक्ति है, बिल्कुल ये बात समझ लीजिए। हमारी सेना पर सबको विश्वास होना चाहिए कि हमारी सेना पूरा दमखम दिखा सकती है। जब हम बिना हथियारों के, जी हाँ, बिना हथियारों के हमारे जो लोग हैं, हमारे 20 शहीद होते हैं, उनके 43 से 45 लोग मारे जाते हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे जो बाहुबल में जितनी शक्ति है वो चीन उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहरहाल युद्ध होता है या नहीं, खैर बात की बात है, लेकिन आप देखिए कि चीन पर शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं भारत के, वो तो एक तरफ है ही, और जो घरेलू प्रयास चल रहे हैं, आप देखिए कि चीन से जो व्यापार की बात होती है, देखिए अब लोगों की मांग होती है, लोग बड़े बिल्कुल उसमें आवेश में आ जाते हैं कि चीन से सारे व्यापार समझौते रद्द कीजिए, चीन से अब कोई माल नहीं आना चाहिए, चीन से हम कोई माल नहीं मंगाएंगे। लेकिन देखिए जो हकीकत है वो है क्या है, हम जब कोई किसी देश से व्यापार समझौते होते हैं तो उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी लगे होते हैं, लागू होते हैं उस पर। आप अचानक से अगर आप उसके साथ समझौता रद्द करते हैं तो आपको उनकी कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसे भी कई सारे नियम होते हैं, अगर आप उन नियमों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये तो हमने एक उदाहरण बताया आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बंदी होती हैं जिससे सरकार नहीं तोड़ती है व्यापार समझौते, लेकिन जनता चाहे तो तोड़ सकती है। जनता अगर वो सामान का उपयोग करना बंद कर देगी तो सामान हमारे व्यापारी मंगाएंगे ही नहीं, और इससे वहाँ की कंपनियों को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो अब भारत में हमारी दाल रोटी खत्म हो चुकी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, हमारे ट्विटर पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे फेसबुक पे हम अभियान चला रहे हैं कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हो क्या रहा है, अब आप देखिए कि शुक्रवार को एक चीनी कंपनी का मोबाइल फ़ोन, शायद वन प्लस मोबाइल फ़ोन है, उसका एक मॉडल लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के कुछ सेकंडों के अंदर वो सारा का सारा बिक गया। ऐसे ही रेडमी है और भी कई सारी कंपनियां हैं, चीनी कंपनियां, जो मैं आपको सिर्फ इसी हफ्ते के आंकड़े बता रहा हूं कि लगातार उन्होंने जिस तरीके से पेश किए हैं अपने मोबाइल, वो चंद सेकंडों में या मिनटों में सारे के सारे बिक गए। तो ये क्या हम बहिष्कार कर रहे हैं? आप देखिए कि हम हकीकत में क्या कर रहे हैं, और अब चीन किस तरह से घुस चुका है हमारे जनजीवन में। तो हमको बहिष्कार के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे विकल्प भी ढूंढ कर रखने पड़ेंगे कि हम इसका क्या विकल्प है हमारे पास कि हम इसका बहिष्कार करें। ठीक है कि हम राष्ट्रवाद की भावना मन में लिए हुए हैं और हमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना ही चाहिए। हमारे सैनिक वो मार कर जाएं और हम उनको पैसा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका सामान, हम उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि आप ओला में चीनी निवेश है, तो आप या तो ओला को डिलीट करेंगे तो आपका उसका विकल्प होना चाहिए कि मैं आज से ओला नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा। जोमेटो है, जोमेटो को आप बंद कर दीजिए आप उपयोग, लेकिन आपका विकल्प होना चाहिए कि मैं जोमेटो को नहीं, इसको उपयोग करूँगा। पेटीएम में लोग बिल्कुल उसको लोगों की आदत बन चुका है, तो क्या आप पेटीएम को अनइंस्टॉल कर देंगे, उसका उपयोग करना बंद कर देंगे? आपके विकल्प क्या है और क्या सशक्त विकल्प है वो देख लीजिए पहले। ऐसे ही बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गए थे, वो अगर हमारे जनजीवन में इतना घुस चुके हैं तो पहले आपको विकल्प देखना पड़ेगा कि सशक्त विकल्प क्या है, मैं क्या इसके साथ अपनी दिनचर्या को शामिल कर सकता हूं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो देखना चाहिए। अब जो चाइना का जो मुखपत्र है एक तरह से ग्लोबल टाइम्स, वो क्या कह रहा है, वो यही तो बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे जो भारत में जितने भी स्टार्टअप्स सफल हुए हैं उसमें चीनी निवेश, चीनी फंडिंग के बिना वहाँ पर स्टार्टअप सफल नहीं होते। तो भारत कैसे बहिष्कार की बात कर रहा है, तो ये जवाब हो सकता है चाइनीज़ ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कीजिए और आप दिखाइए कि हमारे जो स्टार्टअप हैं, हमारे जो लोकल जो लोग अपना स्टार्टअप बनाते हैं, आप उनका स्टार्टअप सफल बनाइए, उनकी सेवाओं का उपयोग कीजिए और जवाब दीजिए। और अगर आप देखें, ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि जो चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर भारत में जो गरीब लोग हैं उनके पास जो तकनीकी सेवाएं या उनको जो भी सामान मिलता है सस्ते में मिल जाता है, उससे उनको दूर करने की या उनको विमुख करने की साजिश चल रही है। तो देखिए, साजिश नहीं है, हमारे जो इसकी सबसे बड़ी जो कड़ी हो सकती है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा अभियान है उसको हम मजबूत बनाएं। हमारा जो स्वदेशी जो उत्पाद है उनको हम इतनी, उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी करें कि हमारे लोग भी उसको उपयोग करें और बाहर के लोग भी उपयोग करें। और ऐसी जो अभियान चला है, लोगों के मन में भावना है, ये भावना बिल्कुल हकीकत में परिवर्तित होनी चाहिए, तभी जाकर चीन को नुकसान होगा। चीन को एक एहसास होगा कि नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, ये अपने देश को खड़ा करने की और दुश्मन को सबक सिखाने की जो भावना थी वो हकीकत में बदली है। तब जाके चीन को पता लगेगा। तो हम क्या सोचते हैं और उसमें तो ठीक बात है, लेकिन हम क्या करते हैं हमको ये भी देखना चाहिए। जहाँ तक आप देखिए कि जो सरकारों की बात है,
तो केंद्र सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, राज्य सरकारों ने भी एक रुख अपना लिया है कि अब चीनी कंपनियों को कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। जो ठेके दिए थे उनको रद्द किया जा रहा है। जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी जिसमें चीनी कंपनियों ने भी बोली लगाई थी, उन निविदाओं को भी रद्द किया जा रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। इसमें सरकारों ने तो पहल कर दी है, जनता को भी इसमें एक आंदोलन के साथ, आंदोलन के भावना से जुड़ना चाहिए और चीन को सबक सिखाना चाहिए। हमारी सेना, देखिए चीन इस समय 2 मोर्चों पे लड़ रहा है। चीन से हम 2 मोर्चों पे लड़ रहे हैं। एक तो जो कोरोना वायरस बीमारी उसने दी है, उसने हमको पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। जो एलएसी पर चीन जिस तरीके से विश्वासघात कर रहा है, जिस तरीके से अपनी बातों से रोज मुकरता है, उससे हम निपट रहे हैं और हम अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और जो चीनी उत्पाद हैं, आप उसके बहिष्कार का मन बना लीजिए। मन बना लिए तो सब कुछ हो जाएगा। मन में बस कुछ करने की भावना होनी चाहिए। वहीं अगर हम देखें तो जो एलएसी पर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आप देखिए कि 134 के आसपास मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं वहाँ पे जमीनी हालात का जायजा लेकर आए हैं, रक्षा मंत्री को अवगत कराया है, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। हमारे को जो कूटनीतिक प्रयासों की बात करें तो आप देखिए कि अभी रशिया होकर आए हैं हमारे रक्षा मंत्री। S-400 जो मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली है वो हमको जल्द से जल्द मिलने जा रही है। जुलाई में हमारे पास रफाइल भी आ जाएगा। तो हम तकनीकी रूप से सक्षम हैं और सशक्त होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप देखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के जो चुनाव हुआ था उसमें हमको कितने वोट मिले। हमको 192 देशों में से 184 लोगों ने चुना है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो हमें अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि देखिए बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखने को मिलता है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम बोलते हैं मारो, जब चीन की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं। चुप मत होइए। हम उतनी ही शक्ति, जितनी शक्ति से पाकिस्तान को मार सकते हैं उतनी शक्ति से चीन को भी मार सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है जब हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप इस समुद्र को आप उड़कर पार कर सकते हैं और लंका पहुंच सकते हैं। उनको उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी। तो अपनी शक्ति पहचानिए, अपने भारत की शक्ति पहचानिए। अपने भारत की मिट्टी में बहुत ताकत है और ये सिर्फ आज का ही नहीं, वर्षों का इतिहास है, हजारों वर्षों पुराना इतिहास है ये भारत का। और भारतीय सेना दुनिया की मजबूत सेनाओं में, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में है। भारत सरकार भी मजबूत है। पूरे देश ने किस तरीके से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है जो कि बड़े और कड़े निर्णय लेती है, आगे भी लेती रहेगी। बस बिल्कुल आप भी जज्बा बना के रखिए। युद्ध मैं दोबारा से आपकी बात करना चाहूँगा, युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन ये अगर विकल्प आता भी है, ये इसका उपयोग करना भी पड़ता है, तो भारत की जीत निश्चित रूप से होगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगले सप्ताह आपसे इस समय फिर मुलाकात होगी।